देखो लास्ट क्लास में हमने आई थिंक लास्ट क्लास में सिर्फ मानसवी थी और कोई नहीं था। तो मैंने वो वीडियो भी अपलोड कर दी थी। तो जिसने लास्ट क्लास नहीं की है या उससे पहले कोई क्लास नहीं की है तो उसको वहां से कंप्लीट कर लेना। ठीक है। एम आई ऑडिबल, यस और नो? ओके। अच्छा, जिसके जो भी मुझे ही शायद तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि जिसने जो भी क्वेश्चंस जिसके पेंडिंग थे तो वो वहां से कंप्लीट कर लेना अपनी सारी क्लासेस। ठीक है। मानसवी, तुमने आगे कोई क्वेश्चन किया है या नहीं? क्योंकि लास्ट क्लास में तुम ही थे तो, या बाकी सब नहीं? संस्कृति, क्वेश्चंस करके देखे हैं? यस मैम, मुझे CGST IGST वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था अच्छे से। अच्छा, CGST IGST, अच्छा वो लास्ट चैप्टर में हमने किया था आई थिंक। यस मैम, मैं वो कर रही थी तो उसमें मुझे इनपुट आउटपुट वाला वो आ नहीं रहा था ठीक से। उसको सेट ऑफ करके लिखते हैं। वो क्लास वैसे मैंने अपलोड भी की हुई है, एक बार तुम वहां से दोबारा चेक करना। ओके मैम। हाँ, वरना मैं दोबारा से डिस्कस कर लूंगी। अभी मैं फिलहाल एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में पूछ रही हूँ। इसमें कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। सानवी, तुमने ना क्वेश्चंस किए हैं? हाँ मैम, मैंने करे थे। ओके, कोई डाउट है तो मुझे बताओ। नहीं पहले मैम। डाउट से डिस्कस कर लेते हैं। मानसवी, तुम कुछ बोल रहे थे? मैम मेरा 9th क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट मैच नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 किसी और ने किया है? अच्छा, ग्रोस प्रॉफिट ही मैच नहीं हुआ, मतलब स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम है ना? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है क्या? क्योंकि ऐसा तो कोई पॉइंट मुझे नहीं लग रहा है कि, अच्छा ये वाला पॉइंट सॉल्व कर लिया था तुमने? फोर्थ फिफ्थ एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो गिवन है, गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 वर टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। यही था वो, ये मैंने बताया था ना। इसको कंसिडर कर लिया था। अच्छा। एक बार मैं ट्रेडिंग अकाउंट इसका बना लेती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 का हम ट्रेडिंग अकाउंट एक बार बना लेते हैं। अगर तुम्हारा सिर्फ ट्रेडिंग में ही इश्यू होगा तो मैं सिर्फ ट्रेडिंग बना देती हूँ, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आई थिंक कोई और पॉइंट मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा है। हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो। तो एक बार हम ट्रेडिंग अकाउंट सॉल्व करते हैं। जो मेरी इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड होगी उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही हूँ। तो अगर मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाती हूँ तो पहले मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन से ट्रेडिंग अकाउंट वाले पॉइंट ले लेती हूँ। सबसे पहले हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो मैं क्लोजिंग स्टॉक लिख लेती हूँ यहाँ पर। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 21,000 हमें दिया हुआ है। आई थिंक क्वेश्चन सभी के पास होगा, क्योंकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी है, इमेजेस वगैरह सब ग्रुप पे भी शेयर किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रेंट से रिलेटेड है, वो हमारा P&L अकाउंट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये भी P&L अकाउंट का पार्ट है। कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड, ये भी हमारा एक्रूड कमीशन है। तो ये भी हमारा P&L अकाउंट से रिलेटेड है। इसमें हमारा जो नया पॉइंट था वो था पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में बताया हुआ था गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000 वर टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज बट एंट्री वाज नॉट पास्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो देखो, प्रोप्राइटर ने कुछ गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए थे, तो उसकी देखो क्या जर्नल एंट्री होती है जब ऑनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करता है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये उसने पर्सनल यूज के लिए किया था। अब उसने गुड्स विड्रॉ किए थे तो हम परचेज अकाउंट क्रेडिट करते हैं उस केस में। मैंने बताया था गुड्स अगर हमारे सेल होने के अलावा किसी भी वजह से हमारे बिजनेस से आउट होते हैं तो वो हमेशा उस केस में तुम परचेज अकाउंट अपना क्रेडिट करोगे। तो हमारी ये जर्नल एंट्री बनेगी। अब तुम इस जर्नल एंट्री का अगर इफेक्ट देखोगे तो क्या होगा, देखो तुम्हारी परचेज की वैल्यू कम हो गई, तो यहां से तुम परचेज में से इसको माइनस कर दोगे। जो भी तुम्हारी परचेजेस होंगी उसमें से माइनस कर दोगे ड्राइंग्स के नाम से।
किस नाम से माइनस करोगे? ड्रॉइंग्स। 2000 रुपीज तुम्हारे परचेज में से कम हो जाएंगे। और दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा, जो तुम कैपिटल में से ड्रॉइंग्स माइनस करते हो ना, वो ड्रॉइंग्स की वैल्यू 2000 से इंक्रीज हो जाएगी। जब तुम बैलेंस शीट में ड्रॉइंग्स की वैल्यू लिखोगे तो 2000 से तुम्हारी ड्रॉइंग्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक बार, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट्स थे ट्रेडिंग से रिलेटेड वो मैंने डाल दिया है यहाँ पर। अब मैं एक बार अंदर चेक करती हूँ क्या क्या गिवन है। परचेज की वैल्यू है 2,50,000। सबसे पहली वैल्यू हमें परचेजेस की ही गिवन है, 2,50,000। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सेल्स। सेल्स भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का ही पार्ट है। सेल्स लिख लेते हैं, कितनी है? 5 लाख। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? परचेज रिटर्न। तो परचेज में से ये वाली वैल्यू भी माइनस होगी। तो मानसी तुम अपना मैच करती रहना, कहाँ पर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं थी। रिटर्न इनवर्ड, सॉरी रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न, मैंने गलत लिख दिया। ये होगा हमारा सेल्स में से माइनस रिटर्न इनवर्ड। कितना दिया हुआ है हमें? 12,000। सेल्स में से माइनस कर देंगे, 5 लाख में से 12,000 गया तो हमारा ये आ जाएगा 4,88,000। ठीक है, ये हो गया हमारा परचेज सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट दिया हुआ है रिटर्न आउटवर्ड। इसको परचेज में से माइनस करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड कितनी वैल्यू थी? 10,000। तो हमारा टोटल 12,000 माइनस होना है 2,50,000 में से। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी परचेज की? 250 माइनस ये कर देंगे तो हमारा 2,38,000 आ जाएगा। हमारी परचेज की वैल्यू कितनी हो गई? 2,38,000। यहां तक सेम है मानसवी? नेक्स्ट इज कैरेज। कैरेज लिखा हुआ है तो हम इसको Yes. कैरेज इनवर्ड ही मानते हैं। तो कैरेज इनवर्ड हमारा किसका पार्ट होता है? ट्रेडिंग अकाउंट का। इसको ट्रेडिंग में ही लिखा था। Yes. नेक्स्ट है हमारा वेजेस। वेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। कितना हो गया वेजेस? 60,000। और कौन सा पॉइंट है ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड? मिसलिनियस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, रिपेयर, स्टेटर, क्रेडिटर। और तो मुझे कोई पॉइंट, ओपनिंग स्टॉक और है हमारा। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 30,000, तो लिख देती हूँ सबसे ऊपर ओपनिंग स्टॉक। और कोई वैल्यू हमारी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है? और तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। सब कुछ हमने लिख दिया है जो भी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड था। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हमारा जीपी आना चाहिए। $488,000 प्लस 21,000, 5,09,000 टोटल। टोटल हमारा आ रहा है 5,09,000। 5,09,000 में से ये सब वैल्यूज माइनस हो जाएंगी तो 1,73,000 आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है? माइनस भी हो सकता है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, शायद यही आंसर आ रहा है हमारा 1,73,000। मैंने कैलकुलेटर पर ही सॉल्व किया है, खुद से तो नहीं किया। तो 173 ही आ रहा है जीपी। तो तुम अपनी वैल्यूज मैच कर लो, हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो। ठीक है, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर पर सॉल्व किया है तो हमारा 173 ही आ रहा है जीपी, जो कि सही है। कोई डाउट किसी को? बस इसमें हमारा एक पॉइंट नया ये वाला था परचेज में से, जो हमने ड्राइंग्स की वैल्यू एडजस्ट की है। क्योंकि जब प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए उसने गुड्स विड्रॉ किए हैं तो हमारी परचेज की वैल्यू कम हो जाएगी। हम एंट्री में भी क्या करते हैं, परचेज अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं ना। तो यहाँ से क्या होगा, हमारी परचेजेस की वैल्यू भी कम हो जाएंगी, है ना। और बस एक यही पॉइंट नया था, बाकी सारी एडजस्टमेंट इसमें हमारी पहले वाली ही थी। ठीक है, तो हम एक नया मैम क्वेश्चन। हाँ बोलो।
मैम इनकम टैक्स पेड किस में आएगा? इनकम टैक्स हमारा P&L अकाउंट का पार्ट है। इसको तुमने ट्रेडिंग में लिखा क्या? यस मैम। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा गलती हो रही होगी। इनकम टैक्स हमारा P&L अकाउंट का पार्ट है। अच्छा, एक चीज और, सिर्फ अगर इनकम टैक्स लिखा है ना तो वो P&L में जाएगा, वरना वैसे वो एडजस्टमेंट में होता है। तो तुम्हें ध्यान होगा, इनकम टैक्स अगर लिखा होता है तो हम उसको ड्राइंग्स मान के चलते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने इनकम टैक्स अलग से गिवन है, तो तुम इसको बिजनेस के ऊपर जो वैसे टैक्स पे किया गया होगा ना वो तुम यहाँ पर मानकर चलोगे, अदरवाइज वो ड्राइंग्स में ऐड हो जाता है, मतलब वो ड्राइंग्स का पार्ट माना जाता है वैसे। तो एक बार इसको पूरा सॉल्व करना, इन्होंने इसमें ड्राइंग्स में कंसीडर किया हुआ है या अलग से, ठीक है। इसको P&L में लिख के चलना, तुम पहले उसको P&L में कंसीडर करना। अगर उसमें आ रहा होगा नेट प्रॉफिट मैच कर रहा होगा तो फिर वो डिपेंड करेगा, मतलब इन्होंने उसको क्या कंसीडर किया है, ठीक है। एक बार इसको सॉल्व करना पहले, फिर मैंने एक बार P&L में लिखा था। तुमने P&L में लिखा था? यस मैम, फिर मेरा नेट प्रॉफिट नहीं आया। ओके, अगर उसको हटाती हो वहां से तो फिर नेट प्रॉफिट मैच करेगा? उतनी वैल्यू एडजस्ट करके देखो। मैम मैं चेक करके बता रही हाँ, वो मैच करना चाहिए, फिर वो ना ड्राइंग्स का पार्ट। तुम्हें ध्यान होगा जब हमने जर्नल एंट्री सॉल्व की थी, सभी बच्चे ध्यान से सुनना, जो इनकम टैक्स होता है, अगर तुम्हें जर्नल एंट्री में ये वाला पॉइंट ध्यान होगा तो ये पॉइंट भी वैसे अच्छा है। इनकम टैक्स को हम ड्राइंग्स मान के चलते हैं, क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स ये माना जाता है कि वो ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, मतलब उसका अपनी इनकम पे जो उसने टैक्स पे किया तो वो उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया। उसने पर्सनल एक्सपेंस अगर बिजनेस से पे किया तो वो उसको ड्राइंग्स मान के चलते हैं। तो इनकम टैक्स पेड नॉर्मली, इसलिए उसकी हम क्या एंट्री पास करते थे, अगर हमें जर्नल एंट्री मिलती थी इनकम टैक्स पेड की तो हम एंट्री पास करते थे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री पास करते थे। मींस हम उसको मानकर चलते थे कि ये हमारी ड्राइंग्स का पार्ट है। बट इसमें क्योंकि इनकम टैक्स पेड अलग से लिखा है ना, ड्राइंग्स में नहीं दिखाया, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मतलब डाउटफुल है ये चीज कि इसको P&L में डालना चाहिए या फिर ड्राइंग्स में ऐड करना चाहिए। तो जहां तक है इन्होंने यही बेस लिया है जो हमने जर्नल एंट्री में सीखा था, तुम ड्राइंग्स की वैल्यू इंक्रीज कर दोगे इनकम टैक्स वाली वैल्यू से। मतलब जब तुम कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस करोगे ना तो उसमें दो चीजें हो गई, देखो दो चीजों से तुम्हारी ड्राइंग्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। कैपिटल की जो भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उसमें तुम क्या करोगे, जब ड्राइंग्स माइनस करोगे तो ड्राइंग्स की वैल्यू देखते हैं एक बार कितनी गिवन थी। ड्राइंग्स की वैल्यू है हमारी इस क्वेश्चन में, कहां पर है ड्राइंग? 15,000। 15,000। देखो पहले से 15,000 है, अब तुम्हें एक तो 15,000 पहले से गिवन है, प्लस 2,000 एक हमने पॉइंट नंबर 5 में एडजस्टमेंट देखी, जो ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किए थे, वो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और अगर ये इनकम टैक्स भी इसमें कंसिडर किया हुआ है तो ये इनकम टैक्स की वैल्यू तुम ड्रॉइंग्स में ऐड करके लिखना। कहाँ पर ऐड करके लिखोगे? ड्रॉइंग्स में ऐड करके लिखना। तो इनकम टैक्स हमें दिया हुआ है कितना, 5,000। तो तुम यहाँ पर ड्रॉइंग्स की वैल्यू जो लिखोगे ना वो 22,000 लिखोगे। यहाँ से जो ड्राइंग्स माइनस करोगे वो कितनी वैल्यू माइनस करोगे, 22,000। क्लियर है? इनकम टैक्स पेड को फिर ड्राइंग्स का पार्ट मान के चलना, ठीक है। फिर सॉल्व करना, देखते हैं अगर उसके बाद भी कुछ और होगा तो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी। अभी फिलहाल मैं एक न्यू एडजस्टमेंट बताना चाहती हूँ, मैनेजर कमीशन। ये काफी अच्छा पॉइंट है, मैनेजर कमीशन। और तुम देखोगे ये काफी क्वेश्चंस में, मतलब एग्जाम में भी ये पॉइंट आ जाता है कई बार, ठीक है। तो ये एक नया पॉइंट है। इस मैनेजर कमीशन वाले पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट सबसे बाद में की जाती है। तो हम एक बार क्वेश्चन नंबर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि उसमें मैनेजर कमीशन गिवन है, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे पास जो PDF है उसमें तो उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और वैसे उसकी इमेज अलग मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। समझ रहे हो? इमेज जो है वो अलग है और उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन PDF वाली फाइल में।
तो वैसे तो क्वेश्चन छोटा सा है, तो पहले हम एडिशनल इंफॉर्मेशन ही सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए पहले फॉर्मेट बनाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से फॉर्मेट ड्रॉ करो। इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी साथ साथ करना, क्योंकि एडजस्टमेंट में अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो वो तुम्हारी साथ साथ क्लियर भी हो जाएंगी। इसलिए अगर किसी के पेंडिंग होंगे तो प्लीज अपने कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट ड्रॉ हो गया। सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें स्टॉक गिवन, तो स्टॉक की वैल्यू लिख देते हैं। कहाँ कहाँ लिखी जाएगी स्टॉक की वैल्यू हमारी? एक तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा हमारा बैलेंस शीट में। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना गिवन है हमें स्टॉक? 124,500। ठीक है, दूसरा हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड। हम क्लोजिंग स्टॉक के नाम से नहीं लिखते, हम सिंपल स्टॉक वर्ड लिखते हैं। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट हम क्लोजिंग डेट की ही बना रहे हैं, तो क्लोजिंग वर्ड मेंशन करना जरूरी नहीं है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेंट से रिलेटेड। देखो क्या लिखा हुआ है, रेंट वॉज अनपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 850। इसका क्या मतलब है? रेंट हमारा अनपेड था, मींस आउटस्टैंडिंग था। रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग है कितना? 850 रुपीज, और 1500 हमारे जनरल एक्सपेंसेस के लिए आउटस्टैंडिंग है। तो हमारी देखो ये जो वैल्यू हमें दी हुई है, हम ट्रेडिंग उसमें ट्रायल बैलेंस में चेक करते हैं। रेंट की वैल्यू हमें दी हुई है पहले से कितनी? 9000। तो देखो जो रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग है उसका क्या इफेक्ट आता है? रेंट हमारा P&L अकाउंट का पार्ट है, तो पहले मैं उसको P&L अकाउंट में लिख देती हूँ टू रेंट। कितनी वैल्यू हमें गिवन है पहले से? 9000 रुपीज हमें रेंट गिवन है। इसमें हम ये आउटस्टैंडिंग रेंट वाला ऐड कर देते हैं पार्ट। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा कितना था? 850। तो टोटल कितना हो जाएगा ये? 9850। बाकी एडजस्टमेंट तो सिंपल ही है, बस एक ही एडजस्टमेंट नहीं है मैनेजर कमीशन की। यहाँ पर हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा कितना है? 850। दूसरा पॉइंट जनरल एक्सपेंसेस से रिलेटेड था, वो भी आउटस्टैंडिंग था। तो जनरल एक्सपेंसेस भी P&L का पार्ट है। तो जनरल एक्सपेंसेस पहले तो लिखते हैं P&L में कितने दिए हुए हैं हमें जनरल एक्सपेंसेस? 10,750। 10,750 इसमें ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस। कितना है आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट हमारा? आउटस्टैंडिंग थे हमारे 1500। तो कहीं वर्ड यूज कर रहे हैं वो अनपेड, कहीं साफ साफ बता रहे हैं आउटस्टैंडिंग, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 12,250 ये हो गए हमारे
आउटस्टैंडिंग रेंट और जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग का पॉइंट। दूसरा इफेक्ट इसका आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस का कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस। अब तुम्हारी यहाँ पर मर्जी है, तुम दोनों को ऐड करके एक साथ भी दिखा सकते हो और इनको अलग अलग भी लिख सकते हो। जनरली तुमको ये टोटल करके एक साथ ही मिलेंगे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। बट अलग अलग दिखा दोगे तो थोड़ा सा क्लैरिटी रहती है, बस ये रीजन है अलग अलग दिखाने का, ठीक है। कोई डाउट यहां तक, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट हमारा बेड डेट से रिलेटेड है। तो बेड डेट्स देखो हमें गिवन है कितने, ₹4000 आर टू बी रिटर्न ऑफ एज बेड डेट्स एंड आउट ऑफ द अबव डेटर्स एंड 5% इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब 5% का तो हमें प्रोविजन बनाना है और 4000 हमें बेड डेट्स राइट ऑफ करने हैं। तो देखो बेड डेट्स की एडजस्टमेंट हमारी थोड़ी सी बड़ी एडजस्टमेंट होती है। तो पहले ट्रायल बैलेंस में चेक करो पहले से बेड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है या नहीं है। तो एक बार ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं। तो मुझे ट्रायल बैलेंस में कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, ना तो बेड डेट्स गिवन है ना ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर पहले से गिवन नहीं है तो ये पॉइंट तुम्हारे लिए और भी सिंपल हो गया। तुम्हें क्या करना होगा, बेड डेट्स हम कहाँ लिखते हैं, टू बेड डेट्स P&L अकाउंट में लिख देते हैं। कितने रुपए थे बेड डेट्स के, 4000। और जो तुम्हें प्रोविजन बनाना है वो प्रोविजन भी तुम्हारा कहाँ आ जाएगा, P&L अकाउंट में आ जाएगा। तो प्रोविजन की कैलकुलेशन करके दिखानी होती है। एक नीचे वर्किंग नोट बनाना होगा, वर्किंग नोट नंबर 1, किस चीज के लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। उसने बोला है कि 5% प्रोविजन बनाना है। तो 5% मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन में बेड डेट्स की वैल्यू गिवन होगी तो पहले तुम्हें डेटर्स में से वो वाले बेड डेट्स माइनस करने पड़ेंगे। पहले तुम्हें डेटर्स में से क्या करना पड़ेगा, वो बेड डेट्स माइनस करने पड़ेंगे। तो डेटर्स की वैल्यू देखो कितनी है, सबसे पहले दी हुई है 3,20,000। तो 3,20,000 में से पहले तुम जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बेड डेट्स हैं उसको माइनस करोगे, ठीक है। इसके ऊपर 5%, तो कितना हो जाएगा ये 3,16,000 का 5%। कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, $15,800। नहीं मैंने गलत कर दिया, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या, कितना बनेगा ये सही किया है, सही किया है शायद। 15,800 का हमारा प्रोविजन आ गया, ठीक है। तो इसको कैसे दिखाते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, एक तो ट्रेडिंग सॉरी P&L अकाउंट में आ जाएगा दोनों वैल्यू, बेड डेट्स की भी और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की भी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटर्स में से दोनों चीजें माइनस करके दिखा देंगे। डेटर्स हमारे थे 3,20,000 के, पहले उसमें से बेड डेट्स माइनस कर दो 4,000 और 5% प्रोविजन भी माइनस कर दो। अच्छा, अगर बेड डेट्स और प्रोविजन पहले से बैलेंस शीट में होते तो तुम क्या करते, ध्यान है एडजस्टमेंट या नहीं, ध्यान है किसी को, अगर बैलेंस शीट में पहले से होते बेड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो उस केस में क्या करते, कोई बताएगा तीनों में से ये एडजस्टमेंट कैसे की जाती। फिर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको इतना लाइटली मत लो, इसलिए बोलो जल्दी। कोई बोलेगा, अगर बेड डेट्स पहले से ट्रायल बैलेंस में होते तो हम उसमें क्या करते, हम ये नए वाले बेड डेट्स उस ओल्ड वाले बेड डेट्स के साथ ऐड कर देते और जो ओल्ड वाला प्रोविजन होता है उसको हम इन वैल्यूज में से माइनस कर देते हैं। जो हम ये ट्रायल बैलेंस का यहाँ पर लिखते हैं ना,
P&L अकाउंट में, तो ये बेड डेट्स हम ये सारी चीजें अंदर लिखते हैं, 4000 भी अंदर लिखते हैं, न्यू प्रोविजन भी अंदर लिखते हैं। जो ओल्ड वाला प्रोविजन होता है वो इन वाले फिगर्स में से माइनस करके तब यहाँ पर एक फाइनल अमाउंट लिखी जाती है। उससे हम ये सारी चीजें एडजस्ट कर देते हैं क्योंकि हमने प्रोविजन पहले से बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो ओल्ड वाला प्रोविजन यहाँ से माइनस किया जाता है, या फिर उसका दूसरा इफेक्ट हम क्या ले सकते हैं, हम इधर से माइनस ना करने की बजाय उसको क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से। बट अच्छी प्रेजेंटेशन वही होती है जब उसको इसमें से एडजस्ट करके दिखाया जाता है। तो अभी आगे और क्वेश्चन में आएगा तो वहां पर रिपीट हो जाएगा, बट तुम्हें मालूम होना चाहिए क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी एडजस्टमेंट है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10% और प्रेमाइसिस पर लगाना है 2%। तो देखो हम यहाँ पर कर लेते हैं, वैल्यूज देखते हैं कितनी कितनी गिवन है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है हमारे पास 175,000। तो पहले हम कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन, तो इनके लिए देखो प्रॉपर वर्किंग नोट बनाए जाते हैं, ध्यान रखना एग्जाम में प्रॉपर वर्किंग नोट बनाकर आने हैं ये सारी कैलकुलेशंस के। तो 175,000 का 10% कितना हो जाएगा, 17,500। और डेप्रिसिएशन ऑन प्रेमाइसिस कितना है, 2% के लिए बोला था, तो प्रेमाइसिस की वैल्यू देख लेते हैं। प्रेमाइसिस की वैल्यू है हमारी 11, कितना है, 3,45,000। तो 3,45,000 का 2% कितना हो जाएगा, ये 6,900। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन 17,500 और 6,900। हम कहाँ लिखते हैं डेप्रिसिएशन, P&L अकाउंट में। तो हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन चाहे तो दोनों को ऐड करके लिख दो, कितना कितना है, 17,500 प्लस 6,900। ठीक है, दोनों का टोटल करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 24,400। दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 1,75,000, इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन भी ऐसी एडजस्टमेंट है जो तुम्हें अपने एग्जाम में भी देखने के लिए जरूर मिलेगी, और बिल्कुल सिंपल सी एडजस्टमेंट है। ठीक है, $1,57,500। दूसरी वैल्यू थी हमारी प्रेमाइसिस की। प्रेमाइसिस हमारा था 3,45,000, माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी थी इसकी, 6,900। और इसी कैलकुलेशन ना एक बार चेक भी करते रहा करो, जब मैं खुद से करती हूँ तो थोड़ा, अभी क्योंकि मुझे इतनी हैबिट नहीं रही है, कैलकुलेटर पर हैबिट हो गई है करने की, तो थोड़ा सा इसलिए तुम लोग चेक करते रहा करो ये ठीक भी हो रही है या नहीं। 3,38,100। ठीक है, 6। तो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट भी आई थिंक क्लियर होगा तुम्हें। उसके बाद देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी मैनेजर कमीशन की। अभी मैनेजर कमीशन वाला जो पॉइंट होता है ना, उसको सबसे लास्ट में सॉल्व किया जाता है, क्योंकि मैनेजर कमीशन अगर तुम एक बार लाइन को रीड करोगे, मैं रीड करा देती हूँ। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो ये जो 5% हमें कैलकुलेट करना है, ये नेट प्रॉफिट का कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें पहले नेट प्रॉफिट की वैल्यू चाहिए होगी। और नेट प्रॉफिट हम कब कैलकुलेट करेंगे, जब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे एक्सेप्ट दिस पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए हम मैनेजर कमीशन वाला पॉइंट को पेंडिंग करके चलते हैं, इसको सबसे लास्ट में सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये भी देखो नई एडजस्टमेंट है, लिखा हुआ है ए फायर ब्रोक आउट ऑन 1 अप्रैल 21 डिस्ट्रॉइंग गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000। देखो एक चीज ध्यान रखने की यहाँ पर ये है, इस पॉइंट का हमारे क्वेश्चन में कोई भी इफेक्ट नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा, तो क्योंकि तुम क्वेश्चन में एक बार रीड करो,
यहाँ पर जो फायर का पॉइंट हमें दिया हुआ है कि कौन सी डेट बताई हुई है कि ये आग कब लगी थी, 1 अप्रैल 21। और हम बैलेंस शीट कब की बना रहे हैं, 31 मार्च की। तो 30 हम जो अपने फाइनल अकाउंट बना रहे हैं वो 31 मार्च तक के बना रहे हैं कि 31 मार्च या उससे पहले जो भी कुछ हुआ था पूरे साल में, हमें यहाँ पर वो सब चीजें रिकॉर्ड करनी है। अब देखो 1 अप्रैल तो नेक्स्ट ईयर में आ गया, तो इसका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर में लिया जाएगा। हमारे क्वेश्चन से इस पॉइंट का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये जो फायर वाला पॉइंट है जिससे हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, इसका इफेक्ट हमारे क्वेश्चन पर नहीं पड़ेगा। अगर ये आग पहले ही लगती, मतलब ये हमारा क्वेश्चन हमारे ही क्वेश्चन का पार्ट होता, 31 मार्च से पहले लगती, तब क्या होता। अब देखो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं तो तुम क्या एंट्री पास करते थे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो तुम क्या करोगे, परचेज की वैल्यू कम कर दोगे और दूसरा इफेक्ट इसका चला जाएगा P&L अकाउंट में। इसमें बैलेंस शीट में इफेक्ट नहीं जाएगा इस ट्रांजेक्शन का। बैलेंस शीट में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो लॉस होता है इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं P&L अकाउंट में। तो एक तो हमें क्या करना होता है, परचेज की वैल्यू डिक्रीज करनी है, दूसरा इफेक्ट इस लॉस को लिखा जाएगा P&L अकाउंट में। तो किसी और क्वेश्चन में आएगा, हम वहां पर इस पॉइंट को देखेंगे। फिलहाल हमें इसको इस क्वेश्चन में इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है, क्योंकि ये जो आग इसमें लगी थी, फायर वाला जो पॉइंट है ये दिया हुआ है 1 अप्रैल 21 को, जो कि 31 मार्च के बाद में आएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर में जाके इसको काउंट किया जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने सारे पॉइंट सॉल्व कर लिए हैं, मैनेजर कमीशन का पॉइंट पेंडिंग है। बाकी जितनी इंफॉर्मेशन हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है हम उनको उठाकर जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा जाएगा। तो देखो एक तो हमें डेटर्स दिया हुआ है, सबसे पहले डेटर्स हम लिख चुके हैं। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2,20,000, तो ये हमारा हो गया ओपनिंग स्टॉक। तुम लोग भी जल्दी जल्दी लिखो, मेरे से आगे आगे ही चला करो इन पॉइंट्स में। तो सब में कितना है, 2,20,000। नेक्स्ट है हमारा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों हमारे बैलेंस शीट के पार्ट हैं। कैश एट बैंक मैं पहले लिख देती हूँ क्योंकि कैश इन हैंड सबसे लास्ट में आना चाहिए। कैश एट बैंक है हमारा 15,450 और ये है हमारा 350। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को लिख देते हैं, हमारे कहाँ जाएंगे, लाइबिलिटी में। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,06,500। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज सेल्स, सेल्स कहाँ चला जाएगा हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट में। जब हम सेल्स लिखते हैं तो हमें चेक कर लेना चाहिए सेल्स रिटर्न गिवन है क्वेश्चन में या नहीं। तो हम आगे देखेंगे तो हमें कहीं भी गिवन नहीं है। सेल्स की वैल्यू 13,45,000। उसके बाद हमें दिया हुआ है सैलरीज, सैलरी कहाँ का पार्ट है हमारा, P&L अकाउंट। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 सैलरीज 22,250। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कैरेज आउटवर्ड, ये भी P&L अकाउंट का पार्ट है। $4,000। उसके बाद में रेंट दिया हुआ है, वो हम कर चुके हैं। बिल्स पेएबल हमारा बैलेंस शीट का पार्ट है, तो क्रेडिटर्स के नीचे लिख देते हैं बिल्स पेएबल। कितना है, 75,000। उसके बाद में दिया हुआ है परचेजेस, परचेज की वैल्यू लिख देते हैं 2 परचेजेस। कितना है हमारा, 11,88,700। ठीक है, कोमा यूज करना हैबिट में डाल लो अपनी। अब देखो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है डिस्काउंट।
अब मुझे बताओगे ये डिस्काउंट कौन सा वाला डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिसीव है या डिस्काउंट पेड है, मतलब अलाउड है। कहाँ लिखूं मैं इस डिस्काउंट को? डिस्काउंट अलाउड होगा। डिस्काउंट अलाउड होगा, क्यों? क्योंकि डेबिट में दिया हुआ है, ठीक है। डेबिट में दिया हुआ है, इट मीन्स हमने किसी को अलाउ किया था। अगर ये वैल्यू हमारी क्रेडिट में होती, क्रेडिट वाले कॉलम में, तो ये डिस्काउंट रिसीव होता, ठीक है। तो फिर हम उसको क्रेडिट साइड में लिखते। डिस्काउंट हमारा कितना है 11,000, तो ये हमारा P&L अकाउंट का पार्ट है। उसके बाद में हमें दिया हुआ है प्रेमाइसिस, वो हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कैपिटल 7,95,000, तो 7,95,000 लिख देते हैं कैपिटल। ठीक है, इसमें हमारा इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन नहीं है। अब देखो मैनेजर कमीशन का पॉइंट हमें सॉल्व करने के लिए पहले हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें जीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो जल्दी से जीपी कैलकुलेट करते हैं। कितना आ रहा है हमारा जीपी, सॉल्व करो एक बार तुम लोग भी। $14,69,500। जीपी की वैल्यू हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। $60,800, ठीक है। मुझे लग रहा है तो नेगेटिव में ही जाएगा क्या? इस क्वेश्चन को कराने का तो कुछ खास यूज भी नहीं रहेगा। चलो 60,800। अब देखो ये जीपी आया। अब देखो इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा देखकर ही आइडिया लग रहा है कि तुम्हारी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में जो हमारा जीपी है वो है 60,800। थोड़ा सा ना कैलकुलेशन को ऊपर ऊपर से भी देखोगे, ये 24, 9,000, 12,000, 15,000 बड़ी बड़ी वैल्यूज ही है, तो ये 60,000 से ऊपर ही चली जाएंगी। तो इस क्वेश्चन में अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर नेट लॉस आएगा। क्या आएगा? नेट लॉस। तो यहाँ पर हमारी बैलेंसिंग मतलब हमारा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा। तो एक बार हम कर लेते हैं कितना आ रहा है, चेक कर लेते हैं। ये टोटल आ रहा है 1,03,550। 1,03,550। वन देखो डेबिट साइड का टोटल हमारा ज्यादा है, इसमें से मैं माइनस कर देती हूँ जीपी की वैल्यू 60,800। तो हमारा आंसर इसमें आ रहा है 42,750। तो ये हमारा इधर बैलेंस आ रहा है, इट मीन्स ये हमारा क्या है? नेट लॉस। अब एक बात मुझे बताओ, हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था? जो मैनेजर का कमीशन था वो किस पर बेस्ड था? मैनेजर का कमीशन हमारा नेट प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड था। किसके ऊपर बेस्ड था वो? नेट प्रॉफिट के ऊपर। अब जब हमारे पास नेट प्रॉफिट है ही नहीं, तो क्या हम मैनेजर को कमीशन देंगे उस केस में? नहीं देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक नोट डाल देंगे कि हमारा यहाँ पर क्या हुआ है, एक यहाँ पर नोट डाल दिया जाएगा लास्ट में। क्या नोट डल जाएगा हमारा? कि यहाँ पर हमारा लॉस है,
मैनेजर इज नॉट entitled to commission मैनेजर को कमीशन नहीं दिया जाएगा, क्यों? एज क्या? देयर इज नेट लॉस, क्योंकि हमारा क्या हुआ है यहाँ पर? लॉस हुआ है। अगर हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता, 2 रुपीज का भी प्रॉफिट होता ना, तो उस 2 रुपीज के ऊपर भी मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट किया जाता। फिर हम उसको सॉल्व करते, मैनेजर का कमीशन का पॉइंट भी यहाँ पर लिखा जाता। मैनेजर का कमीशन कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, बस उसमें इतना था, अब मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर पहले से ही लॉस आ रहा था, बट कोई नहीं, कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा। यहाँ पर तो क्योंकि लॉस है तो यहाँ पर हम मैनेजर का कमीशन नहीं देंगे, हम बस एक नोट डाल देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मैनेजर का कमीशन एंटाइटल, मैनेजर इज नॉट एंटाइटल्ड टू कमीशन, क्योंकि हमारा नेट लॉस था। अगर मान लेते हैं, देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट होता ना, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमारे क्वेश्चन में 10,000 का नेट प्रॉफिट आ जाता, क्या आ जाता? नेट प्रॉफिट आ जाता। तो उस केस में मैनेजर का कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाता? हाँ, अब तुम देखो एक बार, मैनेजर का कमीशन हमें दिया हुआ है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आई थिंक ये मैंने आफ्टर वाला पॉइंट तुम्हें पहले क्लियर किया है, पहले कभी आया है या नहीं आया, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है। 12th क्लास में तो ये काफी आता है पॉइंट। हम क्या करते हैं, नॉर्मली देखो 10,000 का हम 5% कैलकुलेट करते हैं, 5/100। बट यहाँ पर दिया हुआ है कि जो मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करना है ना, वो नेट प्रॉफिट के ऊपर 5% जो वैल्यू लेनी है, वो नेट प्रॉफिट कौन सा वाला लेना है? आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मीन्स जो मैनेजर का कमीशन भी तो बिजनेस के लिए एक टाइप का एक्सपेंस है ना, तो देखा जाए तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने में वो कमीशन भी माइनस होना जरूरी है। अब मुझे कमीशन की वैल्यू पहले से ही नहीं पता, यानी कि जो कमीशन को माइनस करने के बाद वाली जो वैल्यू आएगी ना, उसके ऊपर 5% कैलकुलेट करना है। अब मुझे तो कमीशन को माइनस करने से पहले वाली वैल्यू मालूम है, नेट प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया हुआ होगा वो कौन सा होगा? बिफोर कमीशन, मैनेजर का कमीशन माइनस करने से पहले जो वैल्यू आती है। तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5/105, मतलब मैं यहाँ पर 5/100 नहीं करूंगी, मैं यहाँ पर 5/105 करूंगी। मान लेते हैं ये 10% होता, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करती 10,000 का 10% जो मैं कैलकुलेट करती वो करती 10/110, मतलब परसेंटेज डिवाइड बाय 100, मतलब 100 प्लस परसेंटेज। ये इसलिए किया जाता है, इसका लॉजिक क्या है? अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि नेट प्रॉफिट का 5% कैलकुलेट करो, तो हम सीधा 5/100 कर देते हैं। लेकिन लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसके प्रॉफिट, उसके कमीशन को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर। इट मींस इस 10,000 में ये 5% वाली वैल्यू इंक्लूड है। अगर ये 5% इसमें इंक्लूड है तो हम मान के चलेंगे कि 10,000 इज इक्विवेलेंट टू 105, नॉट इक्वल टू 100, इट इज इक्वल टू 105। इसलिए इसको डिवाइड करेंगे 105 से, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहाँ पर उसकी कमीशन की वैल्यू आ जाएगी। इस कमीशन का क्या इफेक्ट होता है? एक तो हम इसको P&L अकाउंट में लिखते हैं डेबिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट होता है इसका बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखाया जाता है आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन के नाम से। क्योंकि ये पे नहीं हुआ ना, तो ये एक्सपेंस हमारा आउटस्टैंडिंग होता है एक तरीके से। क्लियर है? तो जो भी हमारी वैल्यू आती है इसका ये इफेक्ट जाता है, एक तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड आ जाता है, दूसरा ये हमारा लाइबिलिटी में मैनेजर कमीशन के आउटस्टैंडिंग के नाम से लिखा जाता है। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में नहीं है तो इसलिए हम इस पॉइंट को सॉल्व नहीं करेंगे, हमारा क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया है। बस कैपिटल में लेस कर दो नेट लॉस, जो भी हमारा नेट लॉस आया 42,750, लॉस था तो इसलिए माइनस होगा, प्रॉफिट होता है तो ऐड होता है। जो भी कैपिटल की वैल्यू आएगी इसको यहाँ पर टोटल कर देंगे और हमारी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। ठीक है, एक बार 1 मिनट इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो, मैं अपना चार्ज लगाती हूँ, मेरा लैपटॉप का बैटरी डाउन।
अभी देखो और भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें मैनेजर कमीशन का पॉइंट होगा, ठीक है, और थोड़ा अच्छे से कंसेप्ट वहां पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो उसको सॉल्व भी नहीं कर पाए हैं। अब देखो मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 11 तुमसे डिस्कस करती हूँ। मैं एक दो क्वेश्चन तुमसे डिस्कस कर लेती हूँ, प्लीज उनको घर से जरूर सॉल्व किया करो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस क्लास में करना पॉसिबल नहीं है। तुम्हें भी ये चीज देखने में लग रही होगी, ऐसे तो एक दिन में बस एक ही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेती हूँ। वैसे कोई पॉइंट इसमें खास है नहीं, बस एक ही पॉइंट है जो नया है, उसमें भी कुछ नहीं है। फर्स्ट पॉइंट हमारा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, तो वो तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 4 एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन है, 3 एसेट के ऊपर, 3 नहीं 4 है, चारों के ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस कर देना और उसको P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिख देना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेटर्स के ऊपर 2% प्रोविजन बनाने के लिए। तो देखो बाहर कहीं बेड डेट्स गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डेटर्स की जो भी वैल्यू है उसके ऊपर डायरेक्टली 2% कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिंपल है हमारा, बस प्रोविजन को कहाँ लिखोगे, एक तो P&L अकाउंट में लिख दोगे डेबिट साइड, और दूसरा इफेक्ट उसका कहाँ आएगा, डेटर्स में से माइनस करके दिखा दोगे। अगर किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन होगा तो मुझे बोल देना, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंश्योरेंस इंक्लूड्स 250 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। सिंपल पॉइंट है, प्रीपेड एक्सपेंस है हमारा 250 रुपीज, तो एक्सपेंस में से माइनस कर दोगे और दूसरा इफेक्ट उसका एसेट साइड में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है प्रोवाइड सैलरी टू सुबू टू 15,000 पर एनम। ये सुबू कोई मतलब एम्प्लॉय का नाम है, तो ये कह रहे हैं उसकी सैलरी का तुम्हें प्रोवाइड करना है, मतलब उसको दिखाना है उसकी सैलरी को भी, यानी कि ये सैलरी में ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, तो ये सैलरी हमारे लिए बन जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या बन जाएगी हमारे लिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का तुम्हें पता है क्या इफेक्ट होता है, एक तो उसको एक्सपेंस में ऐड करके दिखा दोगे, 15,000 रुपीज सैलरी में ऐड कर दोगे, और दूसरा हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी में चली जाएगी। बस उसको लिखने का तरीका चेंज हो गया, प्रोवाइड सैलरी टू सुबू, मतलब एम्प्लॉय को तुम्हें वो सैलरी देनी थी, उसको प्रोवाइड करना है, मीन्स तुम्हें अपनी बुक्स में उसको लेकर आना है, ठीक है। तो वो एक तरीके से हमारे लिए बन जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि वो बुक्स में इंक्लूड नहीं है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी से रिलेटेड है, तो ये हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,500, यानी कि 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई हमारी यहाँ पर, तो दोनों को एक साथ ही ले लेना, दोनों का टोटल करके एक साथ ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से दिखा देना, ठीक है। बस लास्ट पॉइंट है जो नया है, वो क्या लिखा हुआ है, 10% ऑफ द फाइनल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। जो हमारा ये प्रॉफिट आएगा ना 10%, जब तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट की वैल्यू अगर तुम, मैं आंसर में देख रही हूँ, देखो तुम ना सब कुछ सॉल्व कर लेना, जैसा मैं मैनेजर कमीशन में भी बता रही थी, सारे पॉइंट सॉल्व कर लोगे और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। अब नेट प्रॉफिट की वैल्यू जितनी भी आएगी, यहाँ पर नेट प्रॉफिट की वैल्यू जो तुम्हारी कैलकुलेट होके आएगी वो आएगी 29,650। मैं आंसर में देखकर ही बता रही हूँ ये चीज। नेट प्रॉफिट की वैल्यू प्रोविजन, ये रिजर्व क्रिएट करने से पहले तुम्हारा नेट प्रॉफिट ये आएगा। अब इसके ऊपर 10% कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो गया, 29,2965, यानी कि इतने रुपए का तुम्हें क्या बनाना है, जनरल रिजर्व। क्या बनाना है इतने रुपए का, जनरल रिजर्व। तो जब तुम P&L अकाउंट बनाओगे ना, तो वहां पर क्या करोगे, P&L अकाउंट में वो नेट प्रॉफिट जो तुम्हारा आया होगा ना, ये तुम्हारा वर्किंग नोट का पार्ट होगा। अब ये नेट प्रॉफिट तुम्हें लिखना नहीं है अभी, अभी पहले तुम्हें यहाँ पर एक जनरल रिजर्व लिख के दिखाना है, कितना, 2965। अब इसके बाद में तुम्हें फिर से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, यानी कि ये एडजस्टमेंट दिखाने से पहले तुम्हें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्यों, क्योंकि ये एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड थी। नेट प्रॉफिट जो भी आएगा उसके ऊपर 10% कैलकुलेट करोगे, फिर वो नेट प्रॉफिट, फिर वो जनरल रिजर्व तुम्हें P&L अकाउंट में भी दिखाना पड़ेगा, और दूसरा इफेक्ट उसका कहाँ जाएगा, जनरल रिजर्व का बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में जनरल रिजर्व के नाम से अलग से एक नया हेड क्रिएट करोगे कैपिटल के नीचे, कैपिटल के बाद में तुम जनरल रिजर्व के नाम से दिखाओगे 2965 रुपीज,
जनरल रिजर्व क्या है? सिंपल कि हमने कुछ पैसे अपने बचा कर रखे हैं कि इन फ्यूचर हम इनको काम में लेकर आएंगे, मतलब ये हमारी एक टाइप की सेविंग्स ही होती हैं, कोई एक्सपेंस नहीं है। लेकिन P&L में इसलिए दिखाना पड़ेगा क्योंकि अब वो हम उसको प्रॉफिट में से निकाल कर रख रहे हैं, तो हमें इसलिए उसको P&L में डेबिट करना पड़ेगा। हालांकि वो कोई खर्चा नहीं है, वो डेबिट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमें उसको P&L में दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम P&L उस प्रॉफिट में से उसको निकाल कर रख रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। बस ये नेट प्रॉफिट वाला पॉइंट ही है, जनरल रिजर्व वाला पॉइंट। सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर 10% कैलकुलेट करना, वो जो वैल्यू आएगी उसको P&L अकाउंट में भी दिखा देना, और दूसरा इफेक्ट उसका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाएगा। क्लियर है? तो बस यही पॉइंट था जो नया था। क्वेश्चन नंबर 12 में है इंश्योरेंस कंपनी का पॉइंट। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगी, क्वेश्चन नंबर 12 मैं सॉल्व कराऊंगी, इसको होमवर्क नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 क्लास में होगा, क्योंकि ये पॉइंट मैं डिटेल में बताऊंगी इंश्योरेंस कंपनी वाला। अच्छा, लेकिन तुम एक काम करना, आगे के जो क्वेश्चंस है ना, प्लीज ये चीज जरूर करना है, तुम्हारा ही उसमें टाइम सेव होगा। जैसे आगे की क्वेश्चन है ना 12, 13, 14, ये क्वेश्चन आगे वाले जितने भी हैं ये ऐसे हैं कि तुम इनको कंप्लीट सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट तुम जितनी एडजस्टमेंट कर सकते हो उतनी एडजस्टमेंट करना, और जो एडजस्टमेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड होगी उस पॉइंट को छोड़कर बाकी का पूरा क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेना। मतलब बस टोटल मत करना, जितनी एडजस्टमेंट तुम कर सकते हो उतनी एडजस्टमेंट कर लेना, प्लस ट्रायल बैलेंस की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसको अपने क्वेश्चन में P&L अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह में लिख लेना। और जितना पार्ट तुम्हारे लिए नया होगा ना, बस हमारे लिए फिर वही पॉइंट्स होंगे जो हमें सॉल्व करने हैं, उसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं होगा सॉल्व करने का। मतलब पूरा पूरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए नहीं बचेगा। तो तुम 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस टाइप के हैं जिनको तुम मोस्टली अपने घर से सॉल्व करके लेके आओगे। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? क्योंकि हमारे लिए एक एक दो दो पॉइंट ही ऐसे हैं जो सॉल्व करने के हैं, तो मुझे भी कंप्लीट क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं होगी अगर तुम घर से करके लेके आओगे। तो मैं फिर वो पर्टिकुलर एडजस्टमेंट ही सॉल्व कराऊंगी। क्लियर है? टोटल क्योंकि 19 क्वेश्चन है तो मैं ज्यादा नहीं, 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम खुद से आधे आधे तो एटलीस्ट सॉल्व करके लेके ही आओगे, आधे से ज्यादा ही हो जाएंगे बल्कि। क्लियर है? क्योंकि मैं कोई नया स्टार्ट करती हूँ तो तुम्हारा अभी बहुत टाइम उसमें चला जाएगा, इतना टाइम नहीं है क्योंकि तुम्हारी क्लास भी होती है। तो तुम्हारा होमवर्क यही है, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट करोगे, उससे पहले अगर कुछ पेंडिंग है उसको कंप्लीट करोगे, और एटलीस्ट आगे के 2 या 3 क्वेश्चन इतने करके लेके आओगे जितना तुमने सीखा हुआ है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो मुझसे डिस्कस कर लो। और जितनी भी क्लासेस किसी की कोई मिस है तो प्लीज, मैंने सारी यूट्यूब पे डाल दी है, वहां से अपनी कंप्लीट कर लेना। एनी डाउट? किसी को भी कोई डाउट है तो बोलो, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में ही मिलते हैं। और हाँ, नेक्स्ट वीक हमारा टेस्ट होगा रेक्टिफिकेशन का, ठीक है? नेक्स्ट वीक रेक्टिफिकेशन का टेस्ट है, डेट मैं बता दूंगी। संडे रखना है नेक्स्ट वीक, मतलब कमिंग संडे नहीं, कमिंग नेक्स्ट वाले में रखेंगे, या फिर बीच में किसी और डे में रखना है, ठीक है? लेकिन नेक्स्ट वीक में है पक्का, ये चीज ध्यान रखना। चलो अभी मैं एंड करती हूँ क्लास, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो। बाय बाय।